Hello everyone, welcome to Unix Spark Academy. Today we are going to discuss most asked electrical objective questions with their explanation जो कि कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड है। दोस्तों एट द एंड मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो यूनिक स्पार्क एकेडमी को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। Question number 1, transient state analysis depend on which of the following? Option A, type of system, B, order of system, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2. Generally, every transfer function representing the control system has a certain types and order. Here, steady state analysis is depend upon the type of system, and another one is the transient state analysis is depend upon the order of the system. This type of system is obtained from open loop transfer function G of S into H of S. And order of the system is obtained from closed loop transfer function G of S divided by 1 plus G of S into H of S. Here the number of open loop poles occurring at origin determine the type of system. Means इस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन में कितने नंबर ऑफ पोल्स आपके ओरिजिन पे स्थित है उससे आपको सिस्टम का टाइप का पता चलता है। एंड स्टेडी स्टेट एनालिसिस इज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सिस्टम। एंड हियर द हाईएस्ट पावर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 plus G of S into H of S is equal to 0 determine the order of the control system. तो आपको हमेशा याद रखने का है स्टेडी स्टेट एनालिसिस इज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सिस्टम, ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। और सिस्टम का टाइप आप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से फाइंड आउट कर सकते हैं और यहाँ पे सिस्टम का ऑर्डर आप क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से फाइंड आउट कर सकते हैं। यार सिस्टम के टाइप को फाइंड करने के लिए ट्रांसफर फंक्शन में कितने नंबर ऑफ पोल्स आपके ओरिजिन पे प्रेजेंट है उससे आप सिस्टम के टाइप को पता कर सकते हैं। एंड यार सिस्टम का ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए जो पर्टिकुलर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है उसका हाईएस्ट पावर क्या है उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का, उससे आपको सिस्टम का ऑर्डर मिलता है। फिलहाल यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। इंस्टेड ऑफ दिस ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस अगर स्टेडी स्टेट एनालिसिस अगर आप लोगों को पूछा जाता है तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा वहां पे, क्योंकि स्टेडी स्टेट एनालिसिस इज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सिस्टम। फिलहाल यहाँ पे ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस पूछा गया है, so option B is correct here, that is the order of the system. Question number 2, resonant peak of marginally stable system is option A 0, B finite value, C infinite, D any of the above. Generally the resonant peak is the maximum value of magnitude occurring at a resonant frequency omega r. This is the formula of resonant peak is equal to 1 divided by 2 zeta under root 1 minus zeta square, and this is the marginally stable system. क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है इट इज अ मार्जिनली स्टेबल सिस्टम, सो इन मार्जिनली स्टेबल सिस्टम डैम्पिंग रेशियो जीटा इज इक्वल टू 0, सो पुट जीटा इज इक्वल टू 0 हियर। यहाँ पे अगर आप जीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपको रेजोनेंट पिक मिलेगा इंफिनिटी, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, दैट इज द इंफिनिटी। क्वेश्चन नंबर 3, एंगल कंडीशन फॉर कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस और इनवर्स रूट लोकस इज ऑप्शन ए प्लस माइनस 2q plus 1 into 180 degree, B plus minus 2q into 180 degree, C plus minus 2q plus 1 into 360 degree, D plus minus 2q into 360 degree. Angle condition is used for checking whether the point lie on the root locus or not, and hence the validity of root locus for closed loop points. तो आपको एंगल कंडीशन फाइंड आउट करना है फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस means inverse root locus के लिए, so option B is correct here, that is the plus minus 2q into 180 degree. Instead of that complementary root locus और inverse root locus अगर आपको direct root locus means root locus का angle condition find out करने के लिए कहा जाता तो option A आपका correct होता है यहाँ पे। फिलहाल तो आपको complementary root locus और inverse root locus के लिए बोला है, so option B is correct here, that is the plus minus 2q into 180 degree. Question number 4, given a unity feedback system with G of S is equal to K
by S plus 4, the value of K for a damping ratio of 0.5 is option A 1, B 4, C 16, D 64. First of all, write the equation in terms of 1 plus G of S into H of S is equal to 0. तो सबसे पहले आप इक्वेशन को 1 plus G of S into H of S is equal to 0 के फॉर्म में लिखेंगे. And here H of S is equal to 1 because it is a unity feedback control system. ये आपको हमेशा याद रखना है. अगर आपकी सिस्टम यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है, एट दैट टाइम्स H of S आपका 1 होता है. एंड हियर G of S is equal to K divided by S plus 4. यहाँ पे दिया हुआ है G of S. एंड डैम्पिंग रेशियो डिनोटेड बाय जेटा यहाँ पे आपको दे रखा है इज इक्वल टू 0.5. ये आपका गिवन डेटा है. तो सबसे पहले आप G of S और H of S को यहाँ पे पुट करेंगे. तो ये आएगा कुछ इस तरीके से 1 प्लस G of S है आपका K डिवाइड बाय S अनदर ब्रैकेट S प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिलेगा S स्क्वायर प्लस 4S प्लस K इज इक्वल टू 0. This is your given characteristic equation. So compare this given characteristic equation with second order standard characteristic equation S square plus 2 zeta omega n S plus omega n square is equal to 0. Here compare these two equation. This is the given characteristic equation and this is the second order standard characteristic equation. दोनों equation को आप compare करेंगे तो आपको ओमेगा एन मिलेगा अंडर रूट के एंड 2 जीटा ओमेगा एन मिलेगा आपको 4. एंड एज वी नो दैट जीटा मींस डैम्पिंग रेशियो जिसकी वैल्यू आपके पास है 0.5. अगर आप उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आएगा 2 into 0.5 1 ओमेगा एन मींस ओमेगा एन इज इक्वल टू 4. So put omega n is equal to 4 रेडियन पर सेकेंड. अगर आपका ओमेगा एन 4 रेडियन पर सेकेंड आता है तो आप उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो यह आएगा 4 इज इक्वल टू अंडर रूट के. दोनों साइड का अगर स्क्वायर करेंगे तो आपको k मिलेगा k इज इक्वल टू 16. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, दैट इज a 16. Question number 5, a linear time invariant system initially at rest when subjected to unit step input gave a response C of t is equal to t into e raised to minus t. At that time t is greater than or equal to 0. The transfer function of the system is option A 1 divided by s plus 1 bracket square, B s plus 1 bracket square divided by s, C s divided by s plus 1, D s divided by s plus 1 bracket square. न्यूमेरिकल के अंदर आपको एक लिनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन को फाइंड आउट करना है. एंड एज वी नो दैट ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड एज इट इज अ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट दैट टाइम्स ऑल इनिशियल कंडीशन आर अज्यूम्ड टू बी 0. तो सी ऑफ एस जो है वो आपका आउटपुट है और आर ऑफ एस जो है वो आपका इनपुट है. यहाँ पे अगर आप न्यूमेरिकल में देखेंगे तो आपका इनपुट यूनिट स्टेप है. इन यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स आर ऑफ एस इज इक्वल टू 1 by s. अगर आपका यूनिट स्टेप इनपुट है दैट टाइम्स आर ऑफ एस आपका 1 by s होता है. एंड हियर सी ऑफ टी इज इक्वल टू टी इंटू e raised to minus t. सो टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का अगर आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आपको सी ऑफ एस मिलेगा. सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सी ऑफ टी इज इक्वल टू सी ऑफ एस इज इक्वल टू टी इंटू e raised to minus t का अगर आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वो आएगा 1 डिवाइड बाय s प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर. जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा है ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड एज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट. सो सी ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस. सी ऑफ एस आपके पास है 1 डिवाइड बाय s प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर और आर ऑफ एस भी आपके पास है 1 डिवाइड बाय s. सो पुट दिस टू वैल्यू हियर एंड देन कैलकुलेट ट्रांसफर फंक्शन. सो ट्रांसफर फंक्शन सी ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस इज इक्वल टू 1 divided by s plus 1 bracket square divided by यह आएगा 1 by s. So transfer function is equal to s divided by s plus 1 bracket square. So option D is correct here.
Option D is correct. Question number 6, let P means the number of open loop poles and Z means the number of open loop 0 and P is greater than Z. Find the number of branches terminating at infinity. Option A Z, B P minus Z, C P, D any of the above. The number of branches of root locus is equal to P means root locus की कितने branches आएंगे, जितने आपके open loop poles present है उतने. The number of branches terminating at 0 is equal to Z. तो कितने ब्रांचेस आपके 0 पे टर्मिनेट होंगे, जितने नंबर ऑफ ओपन लूप 0 आपके प्रेजेंट है उतने. एंड द नंबर ऑफ ब्रांचेस टर्मिनेटिंग एट इंफिनिटी इज इक्वल टू P माइनस Z. तो इंफिनिटी तक आपके कितने ब्रांचेस जाएंगे, P माइनस Z मींस नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स माइनस नंबर ऑफ ओपन लूप 0, जितना आएगा उतने ब्रांचेस आपके इंफिनिटी पे टर्मिनेट होंगे. सो यहाँ पे पूछा गया था फाइंड द नंबर ऑफ ब्रांचेस टर्मिनेटिंग एट इंफिनिटी. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, दैट इज अ P माइनस Z. अगर एग्जाम में पूछा जाता है द नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ रूट लोकस तो आपका ऑप्शन सी आएगा. अगर पूछा जाता है द नंबर ऑफ ब्रांचेस टर्मिनेटिंग एट 0 तो ऑप्शन ए आएगा. फिलहाल यहाँ पे पूछा गया था आपको फाइंड द नंबर ऑफ ब्रांचेस टर्मिनेटिंग एट इंफिनिटी. सो ऑप्शन बी दैट इज अ P माइनस Z इज योर करेक्ट ऑप्शन. Question number 7, the transfer function for a tachometer E of S by theta of S is option A K, B K into S, C K by S, D K into S square. General tachometer is a speed transistor which is used as a feedback element in control system application. DC tachometer is a small DC generator जिसके अंदर आपका मैकेनिकल स्पीड जनरेटेड बाय ओमेगा ये आपका इनपुट है एंड इलेक्ट्रिकल वोल्टेज जनरेटेड बाय E ये आपका आउटपुट है. Output E, that is the electrical voltage directly proportional to input omega, that is the mechanical speed. Means that E is equal to constant K into omega. Omega means it is the angular velocity and angular velocity is the rate of change of angular displacement with respect to time. So put omega is equal to d theta by dt here. तो ये आएगा आपका E is equal to K into d theta by dt. Here taking Laplace transform on both side, दोनों साइड का अगर आप Laplace transform लेंगे तो ये आएगा आपका E of S is equal to constant K into Laplace transform of d theta by dt, तो ये आएगा S into theta by x. And as we know that transfer function is defined as Laplace transform of output to Laplace transform of input that times all initial condition are assumed to be 0. E of S, that is the electrical voltage, is your output, and theta of S, that is the mechanical speed, this is your inputs. So E of S divided by theta of S is equal to K into S. So option B is correct here, that is the K into S. Question number 8, number of the sign changes in the entries in the first column of Raoult's array denote the number of. Raoult's array में जो first column है उसमें जो नंबर ऑफ साइन चेंजेस होते हैं वो क्या डोनेट करता है, विच डेनोट द नंबर ऑफ. ऑप्शन ए zeros of system in RHP, B roots of the characteristic polynomial in RHP, C open loop poles in RHP, D open loop zeros in RHP. RHP means right half plane. So option B is correct here, that is the root of the characteristic polynomial in RHP. Question number 9, the transfer function of the system described by d square by dt square y of t plus 3d by dt into y of t plus 2y of t is equal to 5 into u of t with u of t as an input and y of t as output is. Option A 5 by s into s square plus 3s plus 2, B 5 divided by s square plus 3s plus 2, C s square plus 3s plus 2 divided by 5, D s into s square plus 3s plus 2 divided by 5. Here in given numerical, u of t is your input and y of t is your outputs. And as we know that transfer function is defined as it is a Laplace transform of output means y of s to Laplace transform of input means u of s that times all initial condition are assumed to be 0. अभी गिवन न्यूमेरिकल के अंदर आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है that is a d square by dt square into y of t plus 3 into d by dt into y of t plus
2 into y of t is equal to 5 into u of t. टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का अगर आप लैपलास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म आएगा आपका एस स्क्वायर इंटू वाई ऑफ एस प्लस ये जो टर्म है इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म आएगा 3 इंटू एस, 3 इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, आपने उसको वैसे ही लिखा, और डी बाई डी टी इंटू वाई ऑफ टी का लैपलास आएगा एस इंटू वाई ऑफ एस प्लस 2 y ऑफ टी का लैपलास आएगा y ऑफ s इज इक्वल टू 5 कांस्टेंट टर्म में उसको वैसे ही लिखा, और u ऑफ टी का लैपलास आएगा u ऑफ s. हियर टेक y ऑफ s एज अ कॉमन, तो ब्रैकेट में आएगा s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 इंटू y ऑफ s इज इक्वल टू 5 into u of s. And as we know that transfer function is a ratio of Laplace transform output, that is the y of s, to Laplace transform input, that is the u of s. तो आप ये वाली टर्म को s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा आपका y of s डिवाइड बाय u of s को आप इस साइड शिफ्ट करेंगे तो आएगा y of s डिवाइड बाय u of s इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय s square plus 3s plus 2. So option B is correct here. That is the 5 divided by s square plus 3s plus 2. Question number 10. Which of the following represent the value of resonant frequency omega r? Option A, omega n into under root 1 minus zeta square. B, omega n into under root 1 minus 2 zeta square. C, 2 omega n into under root 1 minus zeta square. D, omega n into under root 1 minus zeta square by 2. Generally, resonant frequency is the frequency at which the magnitude has the maximum value. It is a frequency at which the magnitude has the maximum value. मतलब वहां की फ्रीक्वेंसी जिस टाइम आपका मैग्नीट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और उसका फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर इज इक्वल टू ओमेगा एन इंटू अंडर रूट 1 minus 2 zeta square. Here zeta is a damping ratio and omega n means it is a natural frequency. And here MR means resonant peak. It is the maximum value of magnitude occurring at a resonant frequency omega r. It is the maximum value of magnitude occurring at a resonant frequency. और इस MR का फॉर्मूला है, मीन्स रेजोनेंट पीक का, अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको रेजोनेंट पीक का फॉर्मूला, तो MR इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 zeta, that is damping ratio, into under root 1 minus zeta square. फिलहाल यहाँ पे आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछा गया है. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय ओमेगा आर, एंड ओमेगा आर मींस ओमेगा n into under root 1 minus 2 zeta square. So option B is correct here. Omega n under root 1 minus 2 zeta square. So thank you everyone. होपफुली मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो यूनिक स्पार्क एकेडमी को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और दोस्तों के साथ शेयर करो.